नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमने देखा है जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट होता है तब असल में हमें अदालत में जाकर पता लगता है कि हमारे कागजों में क्या क्या कमी है। इनफैक्ट जो इस रिश्ते की बुनियाद है रेंट एग्रीमेंट, उसमें इतनी सारी कमियां होती हैं जिसको हम सोचते हैं कि ओह, अगर हमें पहले पता होता हम ठीक कर लेते। तो आइए जानते हैं कि हमारे रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेज होने चाहिए जिससे कि हमारे को आगे आके कभी भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, किसी को भी प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं किराए पे, उस बंदे की बैकग्राउंड जरूर चेक करें। उसका परमानेंट रेजिडेंस कहां पर है, अगर वो पहले किराए पर रह रहे हैं तो वो कहां पर रह रहे हैं। उसके अड़ोस पड़ोस से पता करें और उसके पुराने मकान मालिक से पता करें कि उसका जनरल व्यवहार कैसा है। उसके अलावा आप उसके दुकान पर जा सकते हैं, आप उसकी कंपनी में जा सकते हैं, उसके एम्प्लॉयर से पता कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्या उसका किराया देने की फाइनेंशियल कैपेसिटी है भी कि नहीं, उसका जनरल बिहेवियर कैसा है। ये सब बातें आपको किराएदार को रखना है या नहीं रखना है, इस चीज का डिसीजन लेने में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरे जिस चीज का हमने ध्यान रखना है वो है कि हमने पूरी कंप्लीट प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देनी है और हमने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर जरूर कराना है, क्योंकि ये दोनों चीजें कभी भी कोई अदालती परेशानी आएगी आपको तो आपको उस कोर्ट केस में हमेशा हेल्प करेगी। ये डॉक्यूमेंट तभी एडमिसिबल होगा अगर जो है आपने इसमें पूरी स्टैंप ड्यूटी दी हुई है और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया हो। दोस्तों, हर एक रेंट एग्रीमेंट के ऊपर एक प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। ये स्टैंप ड्यूटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन स्टैंप कैलकुलेटर से। दिल्ली के लिए ये स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेटर doris.delhi.govt.nic.in है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, बाकी सारी स्टेट्स के लिए भी अलग अलग ऑनलाइन कैलकुलेटर दिए हुए हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके रेंट एग्रीमेंट के ऊपर कितने रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो इसलिए आप प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी और कंप्लीट स्टैंप ड्यूटी दें। ऐसा ना करें कि आप जितनी जरूरत है उससे कम का स्टैंप पेपर खरीदें या बिना स्टैंप पेपर का कागज बनाएं। इसके लिए आपको फ्यूचर में तकलीफ आ सकती है जब आपका किराएदार से कोई झगड़ा होगा। जब आप अदालत में जाएंगे और इस रेंट एग्रीमेंट को एज एन एविडेंस देंगे तो वो एज एन एविडेंस नहीं पढ़ा जाएगा और अदालत आपके इस डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेगी। इस डॉक्यूमेंट को जब्त करने के अलावा आपके ऊपर जितना आपने स्टैंप ड्यूटी कम दिया है उससे 10 गुना तक की पेनल्टी लगाने का हक भी कोर्ट को है। तो इसलिए आप हमेशा प्रॉपर और कंप्लीट स्टैंप ड्यूटी दें और इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बचें। दोस्तों, आप अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ये रजिस्ट्रेशन कंसर्न सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जहां जो कि आपके एरिया में पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर किसी भी झगड़ा पड़ता है तो कोर्ट में आपको इस डॉक्यूमेंट को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो एज एन एविडेंस पढ़ा जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो वो कोर्ट में सिर्फ कोलेटरल पर्पजेज के लिए पढ़ा जाएगा और वो मेन पर्पजेज के लिए नहीं पढ़ा जाएगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा रजिस्टर करवाएं। एक रेंट एग्रीमेंट पर दोनों पार्टियों के साइन होते हैं और दो विटनेसेस के साइन होते हैं जो ये विटनेस करते हैं कि ये रेंट एग्रीमेंट उनके सामने एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों पार्टीज की रेंट एग्रीमेंट के ऊपर फोटो लगनी चाहिए और हर एक पेज पे दोनों पार्टियों के अंगूठे भी लगवाएं। रेंट एग्रीमेंट में पार्टियों की डिटेल भरते टाइम में आप ये ध्यान रखें कि पार्टियां जो है वो 18 साल से ऊपर हों। इवन विटनेसेस भी 18 साल से ऊपर होंगे तभी वो विटनेस कर पाएंगे। पार्टियों के नाम, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, परमानेंट रेजिडेंस और करंट रेजिडेंस दोनों आप उसमें लिखें। आधार कार्ड का नंबर लिखें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी उसके साथ अटैच कर लें। व्हाट्सएप नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें और क्या ऑक्यूपेशन करता है और क्या उस बंदे की उम्र है, वो सब चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। आप अपने एग्रीमेंट के ऊपर ये ध्यान रखें कि जो डेट उस पर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली मेंशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्रीमेंट आज किया और आपकी टेनेंसी किराएदारी आपकी 1 महीने बाद से भी शुरू हो सकती है, तो आपका एग्रीमेंट प्री डेटेड भी हो सकता है जबकि आपकी किराएदारी बाद में है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि दोनों डेट्स, कब से आपकी किराएदारी शुरू हो रही है और कब वो एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, तो ये दोनों डिटेल्स पे प्रॉपरली और क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कितने ड्यूरेशन की ये टेनेंसी है इसके बारे में एक क्लॉज जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसी से पता लगता है कि आपकी किराएदारी जो है कितने दिनों बाद वो टर्मिनेट होगी। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि किराएदारी अगर मान लो 3 साल के लिए है
तो पहले साल में कितना किराया रहेगा, दूसरे साल में कितना किराया रहेगा, तीसरे साल में कितना किराया रहेगा। साथ के साथ अगर ये किराएदारी रिन्यूअल होगी तो वो किन शर्तों पर होगी। आपके एग्रीमेंट में किराएदारी वाली जगह, टेनेंटेड प्रॉपर्टी का कंप्लीट डिटेल होना बहुत जरूरी है। आप कितनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं, उसका एरिया कितना है। अगर एक बड़ी प्रॉपर्टी का छोटा हिस्सा आप किराए पर दे रहे हैं तो उसके लिए आप साइड में मैप भी लगा सकते हैं, और जिस मैप पर भी दोनों पार्टियों के साइन होंगे, उनके थंब इंप्रेशन भी होंगे और विटनेसेस के साइन भी होंगे। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट में पर्पज ऑफ लेटिंग जरूर मेंशन करें। क्या ये रेजिडेंशियल है, क्या ये कमर्शियल है, क्या ये इंडस्ट्रियल है, या ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल है। इस क्लॉज को मेंशन करने के बहुत फायदे हैं। ये आपको उस डिस्प्यूट से बचाता है जब झगड़ा ये पड़ जाए कि किराएदार घर में कोई दुकान चला रहा हो, जैसे कोई टेलरिंग शॉप चला रहा हो, कोई जनरल स्टोर खोल ले, तो आपको ये साबित करने में क्या किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है। जिस काम के लिए उसको प्रॉपर्टी किराए पर दी थी, ये उस काम को इस्तेमाल करने की बजाय किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये भी एक ग्राउंड होता है किराएदार को जगह से निकालने का। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए आप पहले ही पर्पज ऑफ लेटिंग उस एग्रीमेंट में मेंशन कर दें। कितना किराया होगा, कौन सी डेट को वो पेएबल है, अगर किराया टाइम से पे नहीं होता तो उसके क्या क्या रेपरकशन है, क्या उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, या 1 महीने का या 2 महीने का, या कोई भी जो भी आप पीरियड तय करते हैं, उतने टाइम तक किराया ना देने पर किराएदार को घर खाली करना होगा या नहीं होगा, ये आप उसमें जरूर मेंशन करें। हमारे रेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी जरूर होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, वाटर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और टैक्सेस कौन बियर करेगा। क्या ये लैंडलॉर्ड बियर करेगा, क्या ये टेनेंट बियर करेगा, ये कोई फिक्स चार्जेस भी होंगे या ये एक्चुअल के बेसिस पे होंगे। तो ये सब आप अपने रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज जरूर मेंशन करें। अगर आप किराएदार से सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक क्लॉज जरूर मेंशन करें कि ये सिक्योरिटी अमाउंट कितना है और किस इवेंचुअलिटी में ये रिफंड होगा, और जब रिफंड होगा तो ये रिफंड कुछ डिडक्शंस के साथ होगा कि एज इट इज ही होगा। और जनरली ये सिक्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट फ्री अमाउंट होता है, तो ये बात स्पेसिफिकली अपने एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करें। इसमें किराएदार सबलेटिंग नहीं कर सकता, यह क्लॉज आप स्पेसिफिकली मेंशन करवाएं, जिससे कि अगर किसी सूरत में किराएदार सबलेटिंग करता है तो आपको उसको निकालने का उसमें क्लॉज जरूर हो। ये किराएदार की जिम्मेवारी है कि जब तक प्रॉपर्टी किराएदार के पोजीशन में है तब तक वो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करे जिस तरह से कोई भी इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है। कोई भी उसमें तोड़फोड़ ना करे, कोई भी टूट फूट ना करे। रहने के दौरान जो भी नेचुरल वियर एंड टियर होगा वो परमिसिबल होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। व्हाइट वॉश वगैरह कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, कितने टाइम बाद कराएगा, इसके रिगार्डिंग भी एक क्लॉज जरूर मेंशन होना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं आता। दोस्तों, एक और कॉलम रिगार्डिंग के टाइम से पहले किराएदारी कैसे खाली करवाएं या कौन कौन सी सूरतों में किराएदारी पहले खत्म हो सकती है, वो क्लॉज जरूर मेंशन करें। जैसे एग्जांपल, अगर किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा है, या उसने सबलेटिंग कर दिया है, या आपकी प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर रहा है, या वो प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, इसी तरह की बाकी और सारी इवेंचुअलिटी आप उनमें मेंशन कर सकते हैं कि अगर किराएदार किसी भी चीज का इसमें दोषी पाया जाएगा तो आप उस केस में किराएदारी टर्मिनेट करके आप उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के हकदार होंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज जो जनरली रेंट डीड में मेंशन होना चाहिए वो है लीगल नोटिस से रिगार्डिंग। ये लीगल नोटिस, सबसे पहली बात, अगर लीगल नोटिस देने की सूरत आती है तो किराएदार मकान मालिक को या मकान मालिक किराएदार को किस एड्रेस पर देगा, यह मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये लीगल नोटिस अगर टर्मिनेशन का है तो वो टर्मिनेशन कितने दिन लीगल नोटिस के मिलने के बाद किराएदार को घर खाली करना पड़ेगा, या अगर रिपेयर्स की बात है तो मकान मालिक को लीगल नोटिस मिलने के कितने दिनों में उन रिपेयर को कराना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी किस कंडीशन में है, इस चीज को जानने का एक मकान मालिक को पूरा हक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग ये क्लॉज जरूर मेंशन करें कि अगर लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज जो किराएदार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो, और वो है कि ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस है। कहीं ऐसा ना हो किराएदार इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करे और थोड़े दिनों बाद ही किसी न किसी कोर्ट केस में वो प्रॉपर्टी उलझी हुई मिले। अगर पहले से ही प्रॉपर्टी उलझी हुई है तो किराएदार के लिए भी उलझने बढ़ा सकती है।
अपने रेंट एग्रीमेंट में एक कॉलम ये भी ऐड करें कि स्टैंप ड्यूटी का, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह का जो भी रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, उन खर्चों को बियर कौन करेगा। जनरली दोनों पार्टियां मिलकर बियर करती हैं, तो इस रिगार्डिंग एक क्लॉज जरूर एंटर करें कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो दोनों पार्टियां, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, बराबर बराबर बियर करेंगे। अपने रेंट एग्रीमेंट में आप आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर लिखें, जिसमें पहले से ही तयशुदा एक आर्बिट्रेटर का नाम लिख लें कि अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, ये वो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको अपने रेंट एग्रीमेंट में लिखनी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में आपको अपने किराएदार से या किराएदार को अपने मकान मालिक से कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं। लीगली इस डॉक्यूमेंट को आप किसी कोर्ट में दे सकते हैं, जो कि आपके लिए एडजुडिकेट करेगा कि आपके बीच में प्रॉब्लमेटिक कौन है, किराएदार है कि मकान मालिक है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के अलावा आप किराएदार को रेंट रिसीट भी दें, जिसकी काउंटर फाइल पर किराएदार के साइन करवाएं। दोस्तों, एक बात और, आपने अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाना है। ये आप ध्यान में रखें, जिससे कि आपको ये जानने में आसानी होगी कि क्या उस किराएदार को कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या वो किसी और ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, जिससे कि जाके आपको कल को परेशानी आ सकती है और आपकी प्रॉपर्टी भी खतरे में पड़ सकती है। मकान खाली करते टाइम में ये डिस्प्यूट ना आए कि किस कंडीशन में मकान दिया गया था, कौन कौन से फिक्सचर और फिटिंग्स दिए गए थे, उन फिक्सचर और फिटिंग की क्या कंडीशन थी जिस टाइम में ये मकान किराएदारी पर दिया गया था। इस चीज से बचने के लिए आप हर एक चीज का एक फोटोग्राफ खींचें, उस फोटोग्राफ को रेंट एग्रीमेंट का पार्ट बनाएं और उस पर दोनों पार्टियों के साइन हो, जिससे कि कल को कम से कम इस चीज का डिस्प्यूट नहीं आएगा कि आपने प्रॉपर्टी किस कंडीशन में दी। और इसके साथ ही साथ आपको एक लिस्ट लगानी चाहिए कि कौन कौन से फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स किस कंपनी के कितने और किस हालत में, ये सारी चीजों की एक लिस्ट बना के आप रेंट एग्रीमेंट का पार्ट बनाएं। उसी लिस्ट के हिसाब से जब आप घर को खाली करेंगे तब आप वही सेम कंडीशन में और वही सेम लिस्ट के हिसाब से अपने मकान मालिक को दे सकेंगे। दोस्तों, मैं एडवोकेट अरुण अग्रवाल, निष्ठा एनजीओ का सेक्रेटरी हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी से फायदा होगा। अगर फिर भी आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस बारे में हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सब कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारी एनजीओ किसी से भी कंसल्टेशन का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। आप इन नंबरों पर कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।